नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी ही ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लासों में जो व्यंजन के बारे स्वरों के बारे में पढ़ा था, आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है? व्यंजन को संस्कृत में हल भी बोला गया है। तो व्यंजन की परिभाषा हो गई जो स्वर आदि के द्वारा उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो स्वरों से उच्चारित होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों से उच्चारित हो वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन हो गए तीन प्रकार के: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब दोस्तों देख रहे हैं हम स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन के लिए परिभाषा है कि जीभ वर्णों को बोलने के लिए जिन जिन भागों का स्पर्श करेगी वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अर्थात इसके लिए एक सूत्र है काद्यो मा अवसान स्पर्शा। काद्यो मा अवसान स्पर्शा। यह सूत्र पूछा जाता है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में कि स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या है। तो स्पर्श व्यंजन का सूत्र है काद्यो मा अवसान स्पर्शा। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? का कैसे, कै वर्ण से आदियो मैं अवसान स्पर्शा। अर्थ देखेंगे इसका कै वर्ण से। आदियों का अर्थ होता है प्रारंभ। अवसान का मतलब होता है समाप्ति। तो प्रारंभ होता है कैसे, कै वर्ण से, और समाप्ति होती है मैं तक। तो कैसे लेकर के, ऐसा भी कह सकते हैं हम, कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे लेकर के मैं तक अर्थात प्रारंभिक वर्ण कै हो और अंतिम वर्ण मैं हो, वो वर्ण होते हैं स्पर्श। कैसे लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इनकी कुल संख्या पूछी जाती है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे आपको तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। पंचाविसंति। पंचाविसंति प्रश्न संस्कृत में पूछा जाएगा स्पर्शा कति संति। स्पर्श कितने होते हैं? तो आपका जवाब होगा पंचाविसंति। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। काद्यो मा अवसान स्पर्शा सूत्र को याद रखना है दोस्तों। काद्यो मा अवसान स्पर्शा, कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 25। अब आगे दोस्तों देख रहे हैं हम अंतस्थ व्यंजन। तो इसके लिए सूत्र है यनो अंतस्था। यनो अंतस्था। यण अंतस्थ होते हैं। यण अंतस्थ
होते हैं। यण अंतस्था, यण अंतस्थ होते हैं। अर्थात यण क्या है? यण एक प्रत्याहार है। हमने सूत्रों में पढ़ा था, माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था। माहेश्वर सूत्रों में भी यण एक प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में आते हैं आपके य, व, र, ल, य, व, र, ल, ये व र ल, ये यौन प्रत्याहार होता है और यण प्रत्याहार अंतस्थ होते हैं। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या हो गई 4। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। चतुर्थ या चत्वारः भी कह सकते हो। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? य, व, र, ल। इसी से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? यण प्रत्याहार। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देख रहे हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के लिए सूत्र है श्लो ऊष्मानः। श्लो ऊष्मानः सल प्रत्याहार ऊष्म होता है। कहने का अर्थ हो गया से है, सल प्रत्याहार में आ गया से है। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी भी संख्या होती है 4। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन। चार हो गए अंतस्थ व्यंजन। चार हो गए ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25 और 4 29, 29 और 4 33 हो गई। त्रिसंत स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को मिलाकर के कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 33। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। एक बार फिर देख लो दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4 और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। तो कुल हो गए 33। स्पर्श व्यंजन के लिए दोस्तों मैंने सूत्र बताया था, इसको याद रखना। काद्योमावसानः स्पर्शा। अंतस्थ के लिए बताया था यणो अंतस्था। और ऊष्म के लिए बताया था श्लो ऊष्मानः। इसकी संख्या बताई थी मैंने 25।
इसकी संख्या बताई थी 4 और इसकी संख्या बताई थी 4। कैसे में तक स्पर्श होते हैं? यण प्रत्याहार हो गया ये वे रे ले, और सल प्रत्याहार हो गया आपका से है। तो स्पर्श व्यंजन हो गए 25। कैसे लेकर के मैं तक? यण हो गए 4, ये वे रे ले, सल हो गए 4, से है। तो कुल मिलाकर के संख्या हो गई 33। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं संयुक्ताक्षर। यह भी व्यंजनों के तहत ही माना जाता है। अब संयुक्ताक्षर वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त प्लस अक्षर, दो वर्णों के मेल से बने हुए व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्ताक्षर वर्ण हुए होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। क्ष क और से बना हुआ है क्ष। त्र त और र से बना हुआ है त्र। ज्ञ ज और य से बना हुआ है ज्ञ। श्र स और र से बना हुआ है श्र। इस प्रकार इनको संयुक्त वर्ण बोला गया है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये होते हैं संयुक्ताक्षर। ये भी वर्णमाला के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। अब स्वर और व्यंजनों को मिलाकर के पूछे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों के अंतर्गत आ जाते हैं आपके स्वर और व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर के पूछे तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 होती है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि के अनुसार है वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 होती है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी 63 या 64। ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। अब इन वर्णों को बोलने के लिए उच्चारण स्थानों का निर्धारण किया गया है। तो कुल उच्चारण स्थान होते हैं 8। अब पढ़ रहे हैं दोस्तों हम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, तो वर्णों को बोलने के लिए 8 उच्चारण स्थानों का निर्धारण किया गया है, और इनमें इन वर्णों को बोलने में सबसे ज्यादा सहायक जिह्वा होती है। सबसे ज्यादा सहायक कौन होती है? जिह्वा। तो पहले हम 8 जो उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। उच्चारण स्थान होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन कौन से हैं?
अब देखते हैं, पहला हो गया कंठ है, दूसरा हो गया उर है, तीसरा हो गया सिर है, चौथा हो गया तालु है, पांचवा हो गया मूर्धा, छठवा हो गया दंता, सातवां हो गया ओष्ठो और आठवां हो गया जिह्वा। ये 8 स्थान निर्धारित किए गए हैं। वर्णों का उच्चारण करने में 8 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनको उच्चारण स्थान नाम दिया गया है। कंठ, उर है, शिर है, तालु है, मूर्धा, दंता, ओष्ठो और जिह्वा। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिह्वा, अर्थात सहायक। वर्णों को बोलने में सहायक या महत्वपूर्ण जिह्वा, क्योंकि सभी वर्ण जिह्वा के सहायता से ही उच्चारित होते हैं। बिना जिह्वा से कोई भी वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात नहीं बोले जाते हैं। जीभ ने कंठ का स्पर्श किया तो कंठे वर्ण निकले, जीभ ने उरे का स्पर्श किया तो उरा वर्ण निकले, जीभ ने सिर का स्पर्श किया तो सिरा वर्ण निकले, जीभ ने तालु का स्पर्श किया तो तालव्य वर्ण निकले, जीव ने मूर्धा का स्पर्श किया तो मूर्धन्य वर्ण निकले, जीव ने दंता का स्पर्श किया तो दंत्य वर्ण निकले, जीव ने ओष्ठ का स्पर्श किया तो ओष्ठ वर्ण निकले और जीव ने जिह्वा का स्पर्श किया तो जिह्वा मूल्य वर्ण निकले। अब देखते हैं हम कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण के लिए एक सूत्र है, अकु है विसर्जनाम कंठ है। अकु है विसर्जनाम कंठ है। कंठ से जितने भी वर्ण बोले जाते हैं वो इस सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो इस सूत्र में देखेंगे कौन कौन से वर्ण है। ऐसे ए, आ, कु, कु का मतलब हो गया कैवर्ग, और कैवर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखो दोस्तों, वर्ग क्यों दे रखा है, कैसे आगे वर्ग क्यों दे रखा है, क्योंकि वर्ग बनता है 5 का, कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क है तो क वर्ग में कितने हैं, 5, क, ख, ग, घ, अड़े, ये 5 हो गया। तो 5 वर्णों का समूह वर्ग कहलाता है। 5 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो क वर्ग हो गया। है और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। इन वर्णों की उत्पत्ति अर्थात इन वर्णों को बोलने में किसकी सहायता ली जाती है, कंठ की सहायता ली जाती है। ए, आ कंठ से बोला जाता है, क वर्ग कंठ से बोला जाता है कंठ से बोला जाता है, विसर्ग कंठ से बोला जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे पूछ लेते हैं, क वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, क वर्ग से
उच्चारण स्थानम किम। तो ऑप्शन दे देते हैं आपके, कंठ है, तालु है, मूर्धा, दंता। तो आपका ऑप्शन हो गया कंठ है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। हमने इसका उत्तर किससे पता लगाया? इस सूत्र से पता लगाया। अकु है, विसर्जनाम कंठ है। ऐसे हो गया ए आ, कु से हो गया क वर्ग, है से हो गया है, और विसर्ग से हो गया विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला प्रश्न बना आपका, उच्चारण स्थान कितने हैं? तो उच्चारण स्थान होते हैं 8। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों के लिए सूत्र क्या है? तो अकु है, विसर्जनाम कंठ है। अब दूसरा देखेंगे हम, तालु। इससे कौन से बोले जाते हैं? तो तालु से है इचु यसानाम, तालु है। तालु से बोले जाने वाले वर्ण इस सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ई से मतलब हो गया ई या बड़ी ई। चू का मतलब हो गया चवर्ग, और चवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं च, छ, ज, झ और ये से हो गया अंतस्थ। ये एक आपका अंतस्थ वर्ण आ गया। ये इसको अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन है ये। और स के अंतर्गत आ गया स, इसको हम उष्म व्यंजन भी कह सकते हैं। यह बोला जाता है आपका तालु से। तो तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ई, चवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं च, छ, ज, झ, ये अंतस्थ वर्ण है। ये स उष्म वर्ण है। तो ये किससे बोले जाते हैं, किससे उच्चारित होते हैं? तालु से उच्चारित होते हैं। तीसरा आ गया आपका मूर्धा। तो इसके लिए सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण इस सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों ये सूत्र इन वर्णों को याद करने के लिए आवश्यक है। री के अंतर्गत आ गया री बड़ी री। टू का अर्थ हो गया टैवर्ग। टैवर्ग के अंतर्गत आ गए टे, ठे, डे, ढे, अण। र आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन, और स आ गया आपका उष्म व्यंजन। ये बोले जाते हैं मूर्धा। मूर्धा से इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहा गया है।
इनको तालव्य वर्ण और उनको कंठ्य वर्ण। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम, पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखेंगे हम दंत्य वर्ण या दंता से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो दंत्य वर्ण में आ गया आपके ऋतु, लशानाम, दंताहा। धातु से उच्चारित होने वाले वर्ण है ली। तु का मतलब हो गया तैवर्ग। तैवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं तै, थे, दे, ध और न। ल हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन और स हो गया आपका उष्म व्यंजन। ये होते हैं धातु से उच्चारित, इनको दंत्य वर्ण बोला गया है। धातु से उच्चारित होने वाले या जो दंत्य वर्ण होते हैं वो री, तैवर्ग, ल और श। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं आगे हम नासिका। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो नासिका से देखते हैं हम यमंग्न नाम, यमंग्न नाम नासिका। यमंग्न नाम नासिका अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका से उच्चारित होता है। जैसे ये च वर्ग का पांचवा हो गया मैं, ये प वर्ग का हो गया अड़े, ये क वर्ग का हो गया अण, ये ट वर्ग का हो गया और न, ये त वर्ग का हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिकीय वर्ण होता है अर्थात नासिका से उच्चारित होता है। अब देखना दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपके दो तरीके से पूछे जाते हैं इसमें कि ये जैसे प्रश्न आ गया यकारस्य उच्चारण स्थानम किम। यह प्रश्न है दोस्तों, तो इसके लिए ऑप्शन दे देते हैं कभी कभी नासिका, तालु, कंठ है, दंता। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे कि यकार से पूछा गया प्रश्न, यकार से य का उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और हमने पहले सूत्रों में पढ़ा इचु यसानाम तालु, तो तालव्य भी होता है। तो जहां दोनों ऑप्शन आए वहां पर नासिका को ज्यादा महत्व देना आप। इसका ऑप्शन आएगा नासिका, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो सबसे पहले नासिका से ही हुआ है। ये नासिकीय वर्ण ही कहे जाते हैं, बाद में तालव्य वर्ण आते हैं। अगर इस ऑप्शन में आपका नासिका न हो और कोई दूसरा ऑप्शन हो जैसे कंठ हो,
सॉरी दोस्तों, जैसे मूर्धन्य हो तब आपका उत्तर होगा तालु। अगर नासिका और तालु दोनों हो तब तो इसका ऑप्शन होगा नासिका। अगर नासिका न हो करके तालु ऑप्शन हो तब इसका ऑप्शन होगा तालु। ध्यान देना दोस्तों इस प्रश्न पर, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक नासिका के लिए सूत्र और है दोस्तों, अनुस्वार से नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। इस सूत्र का अर्थ हुआ अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। इसका उच्चारण स्थान भी नासिका माना गया है। तो नासिका के लिए दो सूत्र हो गए, यमंगना नाम नासिका और अनुस्वार से नासिका। आगे देखते हैं दोस्तों, ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण। उपद्यमानीयनम ओष्ठा। उपध्ये उपद्यमानीयनम ओष्ठा। ओष्ठा या ओष्ठो। उपध्यमान्यनम ओष्ठो। उ का मतलब हो गया ऊ बड़ा ऊ। पु का मतलब हो गया पै वर्ग। पै फै भै भै मैं। और उपध्यमान, सॉरी दोस्तों, सूत्र को एक बार दोबारा देखेंगे हम। उपपद्यमानीयनम ओष्ठो। ऊ पुकार तो हो गया पै वर्ग। अब देखो इसमें ऊ भी मिला हुआ है तो उपद्यमान। उपध्यमानीय वर्ण। उपध्यमानीय वर्ण होते हैं केवल दो। पै से पहले ये जीभ वाला जो निशान हो इनको उपध्यमान वर्ण बोले गए हैं। ये दो ही होते हैं, पै और फै। इनको उपध्यमान वर्ण बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आगे पढ़ेंगे हम दंतोष्ठ्य वर्ण। दंत ओष्ठ से उच्चारित वर्ण। तो दंतोष्ठ से होता है आपका, इसके लिए सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। केवल वही धातु और होठों से भी बोला जाता है।
वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, वह बोला जाता है दंतोष्ठ से। वह को दंतोष्ठीय वर्ण कहा गया है, वह का उच्चारण स्थान केवल दंतोष्ठ होता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम कंठ तालु से उच्चारित वर्ण। कंठ तालु से उच्चारित वर्ण, तो इसके लिए है एदेइतो। एदेइतो कंठ तालु, एदेइतो कंठ तालु है, एदेइतो कंठ तालु है। दोस्तों समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंठ तालु से उच्चारित जो सूत्र पढ़ा हमने एदेइतो कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए ऐ इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। आगे देखते हैं हम दोस्तों कंठोष्टम। कंठोष्ठ से उच्चारित वर्ण। कंठोष्ठ से उच्चारित वर्ण, तो कंठोष्ठ से उच्चारित वर्णों के लिए सूत्र है ओदोइतो कंठोष्ठम। अर्थात ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। क्योंकि ये दो स्थानों से उच्चारित होते हैं, कंठ और ओष्ठ से। ये भी दो स्थानों से उच्चारित होते हैं, कंठ और तालु। और पिछले सूत्र में पढ़ा हमने वकार से दंतोष्टम, वो भी दो स्थानों से उच्चारित होता है, दंत और ओष्ठ से। तो व का तो उच्चारण हो गया दंतोष्ठ, ए ऐ का उच्चारण हो गया कंठ तालु, ओ औ का उच्चारण हो गया कंठ और ओष्ठ। इसके बाद में पढ़ेंगे हम जिह्वा से उच्चारित वर्ण। जिह्वा से उच्चारित वर्ण, तो इसके लिए है सूत्र जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्य वर्ण कौन से हैं?
ध्यान रखना दोस्तों। जीवा मूल्य वर्ण है क और ख। ये दो वर्ण ही जीवा मूल्य वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा होता है, जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा होता है। तो हमने उच्चारण स्थानों के बारे में दोस्तों आज चर्चा की है। ये उच्चारण स्थान है जिनसे इन वर्णों की उत्पत्ति होती है या ये वर्ण बोले जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों हमने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो आपका लास्ट टॉपिक है संज्ञा सूत्र। कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला सूत्र देखते हैं हम, प्रत्याहार सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कह सकते हो। तो इसके लिए सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रत्याहार का, पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि प्रत्याहार का दूसरा नाम संहिता है। प्रत्याहार का दूसरा नाम संहिता है। और चर्चा करते हैं कि प्रत्याहार पाणिनि शिक्षा के अनुसार 42 है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। ये पढ़ चुके हैं दोस्तों, हम दोबारा देख लेते हैं सूत्र के अंतर्गत। लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ने प्रत्याहारों की संख्या 43 या 44 बताई है। या 44 त्रिचत्वारिशत् या चतुश्चत्वारिशत्। अब ये जो माहेश्वर सूत्र बताए थे दोस्तों पिछली कक्षाओं में मैंने, वो माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। तो इसके लिए सूत्र था आदिर अंतेन संहिता। संहिता का दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार की पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल संख्या है 42 और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 43 या 44। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्याहार वैसे है क्या, कैसे बनाए जाते हैं, तो इसकी उपयोगिता क्या है, इसका नियम क्या है। तो देखो आदिर अंतेन संहिता ये सूत्र था हमारे पास। आदिर अंतेन संहिता, इसको प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंतेन का अर्थ होता है अंतिम। वो संहिता होती है, अर्थात कह सकते हैं हम माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ का और अंतिम हलंत वर्ण तक के बीच में आए हुए वर्ण
प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, अर्थात उनकी सहायता होती है। दोबारा देख लो दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के प्रारंभिक वर्ण या प्रारंभिक वर्ण से अंतिम हलंत वर्ण तक हलंत वर्ण तक मध्य में आए हुए वर्ण सहायता होती है या प्रत्याहार होते हैं, अर्थात उनको प्रत्याहार में शामिल किया जाता है या सहायता में शामिल किया जाता है। तो प्रत्याहार बनाने का ये नियम भी कह सकते हो कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। जैसे आपका प्रत्याहार है, जैसे माहेश्वर सूत्र हो गए ए ई ऊण रील री क। अब हमें प्रत्याहार बनाना है। मान लो ये दो सूत्र ही है माहेश्वर सूत्र के, इन दो सूत्र से हमें प्रत्याहार बनाना है। तो माहेश्वर सूत्र का प्रारंभिक वर्ण और अंतिम हलंत वर्ण तक, जैसे अण प्रत्याहार बनाना तो ऐसे लेकर के न तक बीच में जितने भी पूर्ण वर्ण आएंगे वो प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, अर्थात प्रत्याहार माना जाएगा। तो ये अन प्रत्याहार हो गया। अब आपको पूछ लेते हैं अन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अन प्रत्याहार में ए ई उ पूर्ण वर्ण को गिनना है, जहां से इसकी शुरुआत, प्रत्याहार में जिस वर्ण की शुरुआत होती है उस वर्ण से अंतिम हलंत वर्ण तक जितने भी वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार में गिनना है। तो ए कहां पे है माहेश्वर सूत्र में ए, और न कहां पे है अंतिम न। तो ऐसे लेकर के अंतिम हलंत न वर्ण तक जितने भी वर्ण आएंगे वो प्रत्याहार में शामिल होंगे। तो अन प्रत्याहार में 3 वर्ण सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? ए ई उ। अब मान लो हमें अक प्रत्याहार करना है, जैसे अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार ऐसे लेकर के क तक, क कहां पे है माहेश्वर सूत्र में, यहाँ पे दूसरे सूत्र में है, और प्रारंभिक जो ए है वो माहेश्वर सूत्र का प्रारंभिक ए वर्ण है। तो ऐसे लेकर के क तक जितने भी पूर्ण वर्ण है उनको अक प्रत्याहार में शामिल कर लेंगे। ए ई उ री री। जैसे हमें यण प्रत्याहार बनाना है, यण प्रत्याहार बनाना है, तो दोस्तों देखते हैं ये प्रत्याहार है, ये न, ये से न तक माहेश्वर सूत्र में देखेंगे ये कहां पे है, तो ये से लेकर के न तक, अंतिम न तक जितने भी वर्ण आएंगे वो यण प्रत्याहार में शामिल होंगे। जैसे यण में देखते हैं हम, 5वां सूत्र है आपका माहेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र देखते हैं हम दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यण प्रत्याहार देखना है दोस्तों। तो यण प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, तो माहेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र देखना आप, है ये व रे टे, और 6वां है लैण। ये 5वां सूत्र हो गया और ये 6वां सूत्र हो गया। अब देखो प्रत्याहार कैसे बनाया गया, ये कहां पे है, दूसरे 5वें सूत्र का दूसरा वर्ण ये है, और अंतिम हलंत वर्ण क्या है, अण, तो यण। अब ये से लेकर के ण तक
जितने भी वर्ण है वो यण प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे। ये व रे ल। ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि यण प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण है, क्रमशः सम्मिलित वर्ण है, तो क्रमशः कौन से होंगे? ये व रे ल, न कि ये रे ल व। यण प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे ये व रे ल। जैसे हमें सल प्रत्याहार बनाना है तो सल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या देखनी है, तो सल प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में देखो तेरहवां और 14वां सूत्र है से रे। ये 13वां सूत्र है माहेश्वर सूत्र का और 14वां सूत्र हो गया आपका है ल। तो माहेश्वर सूत्र का जो 13वां सूत्र है से रे और 14वां सूत्र है ल। तो प्रत्याहार का पहला वर्ण कौन सा है? से। इसमें सूत्र में देखो से कहां पे है? यहाँ पे। और ल अंतिम हलंत ल वर्ण कहां पे है? यहाँ पे। अब जितने भी पूर्ण वर्ण हैं, अर्धवर्ण को नहीं गिनना है, पूर्ण वर्णों को गिनना है। माहेश्वर सूत्र में पूर्ण वर्णों को गिनना है प्रत्याहार में। से और है, तो इन वर्णों की कुल संख्या हो गई 4। तो सल प्रत्याहार में कुल वर्ण होते हैं 4, अंतस्थ यण प्रत्याहार में कुल वर्ण होते हैं 4। ये व रे ल, इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, इनको उष्म व्यंजन भी, सल प्रत्याहार को उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इनका। अब देखेंगे दूसरा सूत्र। पर्स सन्निकर्ष संहिता। यह है संधि विधायक सूत्र। संधि विधायक सूत्र अर्थात संधि किसे कहेंगे वो इस सूत्र के अंतर्गत है। पर सन्निकर्ष संहिता, संधि का दूसरा नाम याद रखना दोस्तों, संहिता है। संहिता को ही संधि कहते हैं। अब संहिता किनकी होती है? संहिता का अर्थ देखो पहले, मेल। मेल किनका होता है? वर्णों का। तो वर्णों की परस्पर निकटता, सन्निकर्ष का अर्थ होता है निकटता, समीपता। वर्णों की परस्पर निकटता ही संधि कहलाती है। वर्णों की एक दूसरे से निकटता या परस्पर निकटता, एक दूसरे से निकटता ही या एक दूसरे का मेल ही क्या कहलाएगी? संहिता कहलाएगी। और संहिता का दूसरा नाम क्या है? संधि है। तो ऐसा भी कह सकते हैं वर्णों का मेल, वर्णों का मेल संहिता होती है और संहिता का दूसरा नाम क्या होता है? संधि होती है। इसके लिए एक परिभाषा और दी थी महर्षि पाणिनि ने, वर्ण संधानम संधि। दो परिभाषा हो गई, पर सन्निकर्ष संहिता और वर्ण संधानम संधि। इस परिभाषा से तो हो गया वर्णों का एक दूसरे से निकटता संहिता कहलाती है और संहिता का दूसरा नाम संधि है। दोस्तों संहिता और संहिता, संहिता होती है संधि और संहिता होती है प्रत्याहार। ध्यान रखना दोस्तों, संहिता होती है संधि, संहिता होती है
प्रत्याहार। तो वर्णों का मेल, इसका अर्थ देखेंगे तो वर्णों का संधानम का अर्थ होता है मेल संधि कहलाती है। वर्णों का मेल संधि कहलाती है। विधायक सूत्र हो गया ये संधि का। पर सन्निकर्ष संहिता या परिभाषा सूत्र भी कह सकते हो, ये भी संधि का परिभाषा सूत्र है, वर्ण संधानम संधि। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। और बचे हुए सूत्र हम आगामी क्लास में पढ़ेंगे।